हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इन सेशंस में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं 2021 के। कल भी मैंने क्लास ली थी सेम टाइम पे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर उसे कवर कर लीजिएगा। और आज भी उसी के आगे से ही हम लोग कवर करने की इसे कोशिश करेंगे। अनअकैडमी प्लस में आप मेरे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण777 है, जिसकी मदद से आपको मंथ के बेस्ट ऑफर्स और साथ में 15% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। इस महीने जो ऑफर चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मतलब 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री आपको मिल रहा है। साथ में आप सभी टेस्ट सीरीज पर अनअकैडमी पर दे सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज देने के लिए भी कोड लगाना है आपको वरुण777। ये कोड आप जैसे ही लगाओगे, टेस्ट सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम लोग जून 2021 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा ऑक्सी वन स्थापित किए जाएंगे? तो ऑक्सी वन स्थापित किए जाएंगे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा। अब देखिए ऑक्सी वन है क्या। यहाँ पर ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन और वन का मतलब तो फॉरेस्ट होता ही है। मतलब ऐसे वनों की स्थापना हरियाणा सरकार करेगी जिसका मेन उद्देश्य होगा लोगों को बेहतरीन, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। हरियाणा सरकार के द्वारा 80 एकड़ जमीन में इनको स्थापित किया जाएगा। और यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा करनाल। करनाल डिस्ट्रिक्ट में इसको हरियाणा सरकार बहुत ही जल्द स्थापित करेगी। इसमें 10 तरीके के वनों की स्थापना करी जाएगी। जैसे कि टहलने वाले वन अलग होंगे, कुछ ऐसे वन भी स्थापित किए जाएंगे जहां पर जन औषधियों की स्थापना करी जाएगी, मतलब मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएंगे, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, क्लोव हो गई, पेपरमेंट हो गया, इस तरीके के। तो ध्यान रखिए, ऑक्सी वन स्थापित करेगी हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है, यह कौन से प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन 2021 से खुद को विड्रॉ कर लिया था? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर इनकी 7वीं रैंक है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स में। ध्यान रखिए, इस टाइम पर नोवाक जोकोविक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टेनिस प्लेयर है रैंकिंग के आधार पर। तो इस साल, माफी चाहता हूं मैं, इस साल कोविड पैंडेमिक की वजह से फ्रेंच ओपन से खुद को विड्रॉ कर लिया था रोजर फेडरर ने। एक क्वेश्चन आपसे यहां पर और भी पूछ सकता है कि फ्रेंच ओपन में ही किस महिला खिलाड़ी ने खुद को विड्रॉ किया था? तो आपका आंसर होगा नाओमी ओसाका। ठीक है, तो महिला खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इन्होंने, और रोजर फेडरर मेल कैंडिडेट्स में इन दोनों ने विड्रॉ किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021? साल 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज कौन से फ्रेंच नोवेलिस्ट के द्वारा जीता गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डेविड डियोप। डेविड डियोप की एक नॉवेल आई थी जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। इस नॉवेल की वजह से इनको 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इसी के साथ ये पहले ऐसे फ्रांसीसी नोवेलिस्ट बन गए हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मतलब इनसे पहले फ्रांस के कोई भी नोवेलिस्ट नहीं हुए हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था। और ये जो इनकी नॉवेल है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर लिखी गई किताब है। अगला क्वेश्चन है, इस साल यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के एजेंडा में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इस साल 170वीं रैंक इसमें सिक्योर करी है। अब समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा है क्या। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 17 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये 17 कैटेगरीज ऐसे क्षेत्र में है जिन क्षेत्रों पर हर एक देश को काम करना है, और अगर हर एक देश इन 17 गोल्स को अचीव कर लेता है तो वो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में शुमार हो सकता है। जैसे कि पावर्टी के ऊपर हमें ध्यान देना है कि गरीबी कम से कम होनी चाहिए। हंगर के ऊपर ध्यान देना है, जीरो हंगर हर एक कंट्री को फोकस करना है। एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देना है, हेल्थ पर ध्यान देना है, जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर ध्यान देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मिलाकर टोटल 17 ऐसे गोल्स होते हैं जो कि हर एक देश को अचीव करने होते हैं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का टारगेट ले रखा है। तो भारत ने इस साल कौन सी रैंक सिक्योर करी? 170वीं रैंक सिक्योर करी है। भारत की रैंक इस तरीके से देखते हुए कि हम इकोनॉमी में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बाद
हम 170वीं रैंक अगर यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी रैंक तो नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज इसमें शामिल किए गए थे, तो 193 कंट्रीज में 170वीं रैंक हमारी है। ठीक है, इवन इस बार भारत 2 पायदान नीचे भी खिसक गया। पिछली बार हमारी जो रैंकिंग थी वो 115वीं थी। अगला क्वेश्चन है, इस बार यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के एजेंडा में भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है। देखिए अभी बात हो रही थी कि भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, अब आपसे पूछ रहा है भारत के कौन से राज्य ने टॉप किया है इसमें। तो ध्यान रखिएगा ये चीज हमारे स्टेट्स में भी अप्लाई होती है। तो स्टेट्स कैटेगरी में केरल ने टॉप किया है, नंबर 1 पे रहा केरल। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस के इन 17 एजेंडास के ऊपर सबसे बेहतर कार्य किया है पिछले 1 साल में केरल सरकार ने। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश सरकार रही और नंबर 3 पे चंडीगढ़ सरकार रही। तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज ही सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है अनिरुद्ध जुगनौथ, इनका निधन हो गया था। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके थे? अनिरुद्ध जुगनौथ जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों रह चुके थे। इवन इस साल जिस दिन इनका निधन हुआ है भारत सरकार के द्वारा मॉर्निंग डे के रूप में भी लॉन्च किया गया था इस दिवस को, मतलब शोकावकाश डिक्लेयर किया गया था। अनिरुद्ध जुगनौथ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी वजह से भारत में इनकी पुण्यतिथि के दिन शोकावकाश के रूप में डिक्लेयर किया गया था। और इस टाइम पर मॉरिशस में प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं प्रविंद जुगनौथ। तो ये प्रविंद जुगनौथ के पिता हैं जिनका निधन हो गया इस साल। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। मालदीव्स की कैपिटल माले और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा इस साल जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम का कैंपेन कोविड पैंडेमिक के तहत लॉन्च किया था और इसके तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार का कहना था कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको खुद को वैक्सीनेट कराना है वो अपने आप को मुफ्त में वैक्सीनेट करा सकते हैं। और इसके लिए आपको कहां जाना होगा? जहां पर आपने वोट दिया था उसी बूथ पे जाइए और वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। आपसे एक और क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है कि इस साल दिल्ली सरकार के कौन से एक्ट को संशोधित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सरकार के 1991 एक्ट को संशोधित किया गया है और इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है, जिसका मोटा मोटा सा ये मतलब है सीधा सा कि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर सीएम की पावर से कहीं ज्यादा होगी। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा, माफी चाहता हूं, ये कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर अभी हाल ही में $268 मिलियन का फाइन लगाया गया है क्योंकि इन्होंने मिस यूज किया है अपनी डिजिटल एडवर्टाइजिंग पावर का? तो ये कंपनी है गूगल। गूगल के ऊपर इस साल $268 मिलियन का फाइन लगाया है। ये कौन से देश ने फाइन लगाया है? तो फ्रांस ने इनके ऊपर फाइन लगाया है। अब देखिए फ्रांस का गूगल के ऊपर यह आरोप है कि फ्रांसीसी सर्वर्स के ऊपर अनएक्सपेक्टेड डेटा आपने दिखाया हुआ है मार्केटिंग पर्पस से। तो ये आपकी फॉल्ट है और आपने फ्रांस के आईटी नॉर्म्स का वायलेशन किया है जिसकी वजह से गूगल को $268 मिलियन का फाइन चुकाना पड़ा। साथ में गूगल ने गलती को माना भी और इन्होंने फ्रांस के जो सर्वर्स थे उनको पैच भी करके दिया है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके दिया है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। इस साल की शुरुआत में सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का भी सीईओ बनाया गया था, यह चीज ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में और फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएचआरसी? यूपीएचआरसी का मतलब है उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो ये हैं बीके नारायण। पूरा नाम है इनका बालकृष्ण नारायण। ही हैज बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएचआरसी। कभी भी अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ध्यान रखिएगा 5 साल का कार्यकाल होता है। और रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 70 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है। चाहे भारत के ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी जाए, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी जाए,
या फिर किसी राज्य के ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी जाए, दोनों का कार्यकाल सेम रहेगा, दोनों की रिटायरमेंट एज भी सेम रहेगी। इस साल हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अच्छा, संजीत ने पहले ही बता दिया है, वेरी नाइस। अरुण कुमार मिश्रा, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए पिंक बूथ लॉन्च किए गए थे? तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इनके द्वारा पिंक बूथ लॉन्च किए गए थे। पिंक बूथ बेसिकली महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए थे। यूपी के अंदर महिलाएं पिंक बूथ का यूज करके खुद को कोविड वैक्सीनेट करवा सकती हैं। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 से लेकर 44 साल तक की महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरे के पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड विच कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज दिस ईयर? इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी राज्याभिषेक की एनिवर्सरी मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था, इसकी डेट मैं आपको बता देता हूं। इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को। तो 1674 से आप इस बार देखो 2021 हो गया, तो आप 2021 से 1674 घटा दो, आपको मिल जाएगा 348। ठीक है, 348वीं एनिवर्सरी इस बार मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू उत्तराखंड अंडर हेल्थ सेक्टर? इस साल भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार को हेल्थ सेक्टर में कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 894 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है इस साल। इस पैसे की मदद से उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के अंदर लोगों की हेल्थ की देखभाल करेगी। और उत्तराखंड में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार चल रही है। इनकी सरकार जुलाई के महीने में अभी हाल ही में आई थी, जब तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया था। और इस टाइम पे गुजरात में किसकी सरकार चल रही है? गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार चल रही है, विजय रूपानी के रेजिग्नमेंट के बाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार 2021 की थीम आपके सामने लिखी हुई है। ये थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ये चीज ध्यान रखिएगा। यह दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि आप खाने में हाइजीन का ख्याल रखें और हमेशा सेफ फूड ही ऑप्ट करें। जैसे कि अगर आप हृदय के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो आप ऑयल को अवॉइड करें। ठीक है, अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करें, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन डे कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस या फिर महासागर दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है हर साल 8 जून को। ठीक है, और यह दिवस बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप अपने कोस्टल एरियाज को साफ रखें। अगर आप कोस्टल एरियाज को साफ रखते हो तो जो मरीन हैबिटेट्स हैं वो सब प्रोटेक्टेड रहते हैं। India has been elected as the member of United Nations Economic and Social Councils till which year? इस साल भारत को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कौन से साल तक के लिए इलेक्ट कर लिया गया है मेंबर के रूप में? इसको यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक के रूप में भी जाना जाता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक में भारत को मेंबर डिक्लेयर किया गया है, इस साल इलेक्ट किया गया है। ये 2024 तक के लिए डिक्लेयर किया गया है। लेकिन कब से कब तक? 2021 से नहीं, ध्यान रखिए अगले साल से 2022 से लेकर 2024 तक भारत को सदस्यता मिली हुई है इकोसॉक में। और इकोसॉक की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेसिडेंट हैं ओ जॉन, क्या नाम है? ओ जून, माफी चाहता हूं, ओ जॉन नहीं, ओ जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सेशन में इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यूएनजीए के इस साल नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और ये कौन है? ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर और साथ में फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं मालदीव्स में। तो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो उनके कैबिनेट में है। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब्दुल्ला शाहिद ने इस बार किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है वोल्कन बोस्कीर को। किसको? वोल्कन बोस्कीर को इन्होंने सक्सीड किया। वोल्कन बोस्कीर प्रेसिडेंट बनाए गए थे
75वें सेशन में। अब 76वें में अब्दुल्ला शाहिद बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 191 वोट दिए गए थे, 191 वोट में से 143 वोट इनके पक्ष में पड़े, तो मतलब पूर्ण बहुमत से इनको यूएनजीए में प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने फाइनली इस साल ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को विड्रॉ कर लिया? तो ओपन स्काई ट्रीटी बेसिकली दो देशों के ही बीच में होती है, एक तो रूस और दूसरा अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका इसको पहले ही विड्रॉ कर चुका था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम पर ही खुद को विड्रॉ कर लिया था इससे, और आफ्टर दैट रशिया ने भी अभी हाल ही में विड्रॉ कर लिया ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को। ओपन स्काई ट्रीटी पहली बार दोनों देशों के बीच में 24 मार्च 1992 को साइन करी गई थी, और इस ट्रीटी के तहत अमेरिका और रशिया एक दूसरे से यह पैक्ट साइन करते हैं कि दोनों एक दूसरे का स्काई यूज करेंगे, बट आर्म्स फ्री। आर्म्स फ्री का मतलब दोनों कोई भी घातक हथियार यूज करते हुए एक दूसरे का स्काई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, या फिर आप बोल सकते हो सबसे बड़ी पावर्स में भी गिने जाते हैं। तो ओपन स्काई ट्रीटी अब दोनों देशों के बीच में नहीं रही। ओके, एंड ओपन स्काई ट्रीटी की स्थापना अगर बोली जाए तो 2002 में करी गई है। मतलब ये ट्रीटी पहले साइन हो गई थी 1992 में, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी 2002 में। रशिया में इस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, और अमेरिका में आपको पता ही है जे बिडेन की सरकार है इस टाइम पे। जे बिडेन की पार्टी का नाम क्या है? इसी साल इनकी सरकार आई है जनवरी के महीने में। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिनको बोला जाता है ALH Mk3 हैज बीन इंड्यूस्ड इन विच डिफेंस यूनिट? अभी हाल ही में हमारी कौन सी ये डिफेंस यूनिट है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, किसमें Mk3 लाइट हेलीकॉप्टर्स को इंड्यूस किया गया है? तो ये है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में इस साल शामिल किए गए हैं ALH Mk3 लाइट वेट हेलीकॉप्टर। इन्हीं को ध्रुव Mk3 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव Mk3। ध्यान रखिएगा, तो आपसे दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, ALH Mk3 भी बोल सकता है और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पूछ सकता है, तो दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। और इंडियन नेवी में इनको शामिल किया गया है। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, और HAL की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। कौन है? आर माधवन। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर किस पर्पस से यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये अटैकिंग हेलीकॉप्टर नहीं है, ये सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? या फिर ये भी आप बोल सकते हो किसने इस अवार्ड को जीता इस साल? तो 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड इस बार जीता है थॉमस विजयन ने। क्या नाम है इनका? थॉमस विजयन। ये एक भारतीय हैं और केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। बेसिकली केरला बेस्ड कैनेडियन है, इनके पास कनाडा की भी सदस्यता है। और इनकी ये जो फोटोग्राफी है, जो ये फोटोग्राफ है, इसका नाम है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो दुनिया के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार थॉमस विजयन ने जीता 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम GST इन May 2021? इस बार मई के महीने में भारत सरकार के द्वारा GST कलेक्शन कितना किया गया था? तो भारत सरकार ने इस बार 1.03 लाख करोड़ का GST कलेक्शन किया था। मतलब अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो 1,02,709 करोड़ की धनराशि आवंटित ये गेन करी गई थी GST के रूप में। तो लगभग लगभग आप बोल सकते हो, इसको आप राउंड ऑफ में लिखोगे तो 1.03 लाख करोड़ हो जाएगा। और GST भारत में कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 में। GST में मूलतः 5 स्लैब्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद टीवी सीरियल वॉन बेस्ट ड्रामा बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021? 2021 का बाफ्टा टीवी अवार्ड्स कैटेगरी में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता? तो इस बार बेस्ट ड्रामा सीरीज रही कौन सी? इसका नाम है सेव मी टू। क्या नाम है? सेव मी टू। यहां पर लिखा भी हुआ है बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में सेव मी टू को बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में। देखिए, बाफ्टा एक ब्रिटिश टीवी एकेडमी अवार्ड शो है, ठीक है, जो कि एनुअली कंडक्ट किया जाता है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो ब्रिटेन में हर साल जो बेस्ट टीवी सीरीज होती हैं उनको बाफ्टा टीवी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। 1955 से
हर साल ये आयोजित किया जाता है। ओके, और यहाँ पर एक बार और पढ़ लीजिए, आपसे और भी पूछ सकता है अवार्ड, जैसे कि आपसे पूछेगा बाफ्टा में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड किसको मिला, इनसाइड नंबर 9 को। बेस्ट एक्टर रहे पाउल मेस्केल, बेस्ट एक्ट्रेस रही मिशेला कोल, बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस मिला हुआ है चार्ली कूपर और एमिलू वुड को, और सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हुए हैं, तो ये एक टीवी सीरियल है जिसका नाम है आई मे डिस्ट्रॉय यू। ये एक कॉमेडी टीवी सीरियल है, इसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 से 20 में टॉप किया है, जिसको एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, एजुकेशन मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो लॉन्च किया है 2020 का, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार के द्वारा सबसे बेहतर शिक्षा दी गई है पिछले सत्र में। तो इसमें रहा पंजाब नंबर 1 पे, पंजाब ने इसको टॉप किया है। पंजाब ने कितने पॉइंट्स के साथ टॉप किया है, 929 पॉइंट पंजाब ने इसमें गेन किए हैं। और इस टाइम पर एजुकेशन मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान के पास। किसके पास, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट एंड यूटीज गॉट ग्रेड 1++ इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 बाई एजुकेशन मिनिस्ट्री। आपसे पूछ रहा है सेम इंडेक्स में कितने राज्य और यूटीज हैं जिन्होंने ग्रेड 1++ अचीव किया है। तो देखिए, सरकार के द्वारा ये इंडेक्स बनाया गया था और इसमें ग्रेड 1++ ये है। तो ग्रेड 1++ में आप टोटल देख लीजिए कौन कौन रहे। अंडमान निकोबार रहा है, केरल, चंडीगढ़, पंजाब और तमिलनाडु। तो टोटल कितने हो गए, राज्य और यूटी को मिला दे 5 हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। टोटल 5 राज्य और यूटीज को मिलाकर ग्रेड 1++ में शामिल किया गया है। तो ऐसे राज्य या यूटी जिन्होंने 901 से 950 के बीच में अंक अर्जित किए हैं, उनको नंबर 1 कैटेगरी में डाला गया है। मतलब आमतौर पर आप ये बोल सकते हो, ये भारत के टॉप 5 स्टेट एंड यूटी हैं जहां पर सबसे बेहतर शिक्षा दी गई है। लेकिन कोई भी राज्य या यूटी 951 के ऊपर नहीं जा पाया है। ओके, तो लेवल 1 तो किसी को मिला ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। आरबीएल का मतलब आप समझते हो क्या है, आरबीएल मतलब इसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रत्नाकर बैंक। तो रत्नाकर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इस साल किसको अपॉइंट किया गया, ये है विश्ववीर आहूजा। ही हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ रत्नाकर बैंक। कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, अगले 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। क्या बोलते हैं, अपनों का बैंक। अगला क्वेश्चन है, 2021 का पहला सोलर इक्लिप्स जो है, इसको कौन सी डेट में इस साल देखा गया भारत में। तो पहला सोलर इक्लिप्स इस साल का देखा गया था 10 जून को। कौन सा दिन, 10 जून को। देखिए, सोलर इक्लिप्स एक कंडीशन होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब इस केस में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पूर्णतः चंद्रमा के ऊपर पड़ता है और मून के ऊपर जब ये प्रकाश पड़ता है तो इसकी छाया सी बनती है, मतलब इसका शैडो बनता है किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी के एक पर्टिकुलर भाग में इसका शैडो बनता है। जिस भाग में इसका शैडो बनता है उसी को हम लोग आमतौर पर ग्रहण के नाम से जानते हैं। बात आ गई समझ। अब देखिए, सन तो बड़ा है, जाहिर सी बात है। अब इसके आगे एक छोटा ऑब्जेक्ट है चंद्रमा, जिसको आप मून बोलते हो। अब अगर सन के सामने मून आ गया तो इस केस में मून के चारों तरफ से आपको इस तरीके से लाइट निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये एक्चुअली आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस बार रिंग ऑफ फायर देखा गया 10 जून को। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री ने इस बार इंटरनेशनल गोल स्कोरर इंडेक्स 2021 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इस बार दूसरी रैंक इसमें सिक्योर करी है। तो ये भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है फिर से। और नंबर 1 पे रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पिछले सत्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा 103 गोल किए गए थे और सुनील छेत्री के द्वारा 74 गोल किए गए थे। डिफरेंस काफी है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। सुनील छेत्री ने दूसरी रैंक सिक्योर करी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन रहे, ये रहे मनप्रीत सिंह। कौन रहे, मनप्रीत सिंह। सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021। आपसे कह रहा है 2021 का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो इस बार का अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज कौन से देश के खिलाड़ी हैं, ये मैक्सिको के खिलाड़ी हैं।
ठीक है। नंबर 2 पे सेबेस्टियन वेटेल रहे, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। नंबर 3 पे पियरे गास्ली रहे, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और चार्ल्स लेरक नंबर 4 पे रहे, ये मोनाको के खिलाड़ी हैं। मतलब जैसा लिखा हुआ है एज इट इज ही इनकी रैंक है। सर्जियो पेरेज ये रेड बुल टीम से खेलते हैं। सेबेस्टियन वेटेल एस्टन मार्टिन टीम से खेलते हैं। पियरे गास्ली ये अल्फा टुआरी से खेलते हैं। और चार्ल्स लेरक फरारी से खेलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिए, सर्जियो पेरेज नंबर 1 पे रहे। और अभी हाल ही में ये कौन से फॉर्मूला 1 कार रेसर हैं जिन्होंने पूरे 100 फॉर्मूला 1 टाइटल जीत लिए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये है लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा योन टैब स्कीम लॉन्च करी गई स्टूडेंट्स के लिए? तो योन टैब स्कीम लॉन्च करी इस साल लद्दाख सरकार के द्वारा। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर की सरकार ने इसको लॉन्च की करी है। इस स्कीम के तहत लद्दाख के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन सभी को टैब दिया जाएगा ताकि वो घर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। और ये जो टैब दिए जाएंगे कितने दिए जाएंगे? 12,300 टैब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं वहां पर। ओके, और ये कब से कब तक के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे? क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के बीच के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ध्यान रहे, पूरे भारत के अंदर लद्दाख पहली ऐसी यूटी बन गई है जिसके द्वारा टैब्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। इससे पहले कोई भी यूटी ने ऐसा नहीं किया हुआ है। लद्दाख में गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है एसी पांडे। सीनियर आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे बने हैं नए इलेक्शन कमिश्नर अभी कुछ टाइम पहले। 1984 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर है इनका। इलेक्शन कमीशन की स्थापना भारत में 25 जनवरी 1950 में करी गई थी। और इलेक्शन कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 है। इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 सदस्य हो सकते हैं। इस टाइम पे 3 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र, और बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक है राजीव कुमार और अब तीसरे हो गए हैं अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा कोवैक्सीन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके कितने प्राइस फिक्स किए गए? तो भारत सरकार ने कोवैक्सीन के जो प्राइसेस हैं हॉस्पिटल में फिक्स किए हैं 1410 रुपया। कितना? 1410। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोवैक्सीन का डोज लेने जाते हैं तो आपको 1410 रुपए का डोज ये पड़ेगा। ध्यान रहे, कोविशील्ड के लिए कितना डिक्लेयर किया गया है और स्पुतनिक के लिए भी कितना किया गया है? तो कोविशील्ड के लिए 780 रुपए डिक्लेयर किए गए थे और स्पुतनिक के लिए 1145 रुपए डिक्लेयर किए गए थे। तो अगर तीनों में देखें तो सबसे महंगा आपको पड़ेगा 1410 रुपए का कोवैक्सीन, उससे कम का स्पुतनिक, और सबसे सस्ता आपको पड़ेगा कोविशील्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में। ध्यान रहे, ये जो कोविशील्ड है इसी को एस्ट्राजेनेका के नाम से भी जाना जाता है। ये कोविशील्ड है जिसको बनाया है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये जो कोवैक्सीन है इसको भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है। और स्पुतनिक तो आपको पता ही है, वैसे भी ये रशियन वैक्सीन है, लेकिन अब इसको भारत के अंदर डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी। कहां पर बनाएगी? हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है इसको अभी हाल ही में कौन से राज्य का 6वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था? तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को आसाम का 6 नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इवन इतना ही नहीं, सेम वीक में पहले तो रायमोना को डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क और उसके बाद 7वां नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया जिसको देहिंग पतकाई के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, इस टाइम पे टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं आसाम में? 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना और देहिंग पतकाई। टोटल आपको ये 2 ध्यान रखने हैं फिलहाल, क्योंकि रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पतकाई इन दोनों को नेशनल पार्क का दर्जा इसी साल दिया गया है। आसाम में इस टाइम पे सरकार किसकी है? हिमांता बिस्व शर्मा की यहाँ पर सरकार चल रही है। यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी हाल ही में जगदीश मुखी को एक और राज्य का गवर्नर डिक्लेयर किया गया था। किसका? नागालैंड का। तो जगदीश मुखी 2 राज्यों के गवर्नर हैं, नागालैंड और आसाम दोनों के। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अनअकैडमी पर मेरा जो फुल कोर्स है फाउंडेशन बैच करने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप अवेल कर सकते हो 10 to 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और साथ में बेस्ट ऑफर्स।
जैसे कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इस कोड से फ्री मिल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे रात में 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।